और प्यारे बच्चों, भिवानी बोर्ड की साइट के ऊपर दिए गए जो प्रैक्टिस सेट हैं पेपर्स के, उन प्रैक्टिस सेट्स के अंदर जो प्रैक्टिस कोड बी है, उसमें आप उस कोड को आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल के ऊपर। आइए, पेपर जो है कक्षा 10वीं का संगीत गायन का पेपर है, तो इसका जो बी कोड है वो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले वीडियो की तरह मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सभी इस वीडियो को देखें। संगीत गायन वादन पढ़ने वाले बच्चे जो आगामी परीक्षा दे रहे हैं, वार्षिक परीक्षा 10वीं कक्षा की, उनको शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। जो सामान्य निर्देश हैं वो ज़रूर पढ़ लें आपके प्रश्न पत्र में। आइए प्रश्न 1 शुरू करते हैं। प्रश्न 1, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होएगा रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 2, एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। इसका सही उत्तर आना चाहिए। अगला प्रश्न नंबर 3, इसमें खाली स्थान वाला प्रश्न है ये। चौताल में डैश मात्राएं होती है। तो चौताल में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पे लिखेंगे हम 12 मात्राएं होती हैं। ओके। उसके बाद प्रश्न 4 के लिए, प्रश्न 4 में 2 गुण में प्रत्येक मात्रा के नीचे, 2 गुण में प्रत्येक मात्रा के नीचे डैश बोल आते हैं। आपको पता है जब हम ताल लिखते हैं तो 1 गुण में 1 बोल आता है, और 2 गुण में 1 मात्रा के नीचे कितने बोल आते हैं? 2 बोल आते हैं। कितने बोल आते हैं? 2 बोल आते हैं। ठीक है, कितने बोल आते हैं आपके? 1 मात्रा के नीचे 2 गुण में प्रत्येक मात्रा के नीचे, 2 गुण में प्रत्येक मात्रा के नीचे 2 बोल आते हैं। पांचवा प्रश्न अभिकथन और कारण का है, तो ये आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले आपको इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि इसके अंदर क्या पूछ रखा है। अभिकथन ए में किसी ताल में लगने वाले समय के एक भाग को मात्रा कहते हैं। ये बात सही है, किसी ताल में लगने वाले समय के एक भाग को मात्रा कहते हैं। और कारण दे रखा है इसमें, सभी तालें अलग अलग मात्राओं की हो सकती हैं। तो ये भी सही है इनका, क्योंकि प्रत्येक ताल में अलग अलग मात्राएं हो सकती हैं। जैसे दादरा ताल में 6 मात्राएं होती हैं, कहरवा में 8 मात्राएं होती हैं, एक ताल में 12 मात्राएं होती हैं, झप ताल में 10 मात्राएं होती हैं, रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। तो ये दोनों ही सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो आएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी हम इसी ढंग से करेंगे। 6th क्वेश्चन है जो प्रथम अभिकथन है, ए रूपक ताल में 12 मात्राएं होती हैं। ये गलत है। ये जो अभिकथन है ये गलत है, क्योंकि रूपक ताल में 7 मात्राएं होती हैं। रूपक ताल में 5 विभाग होते हैं। रूपक ताल में 5 विभाग होते हैं, ये भी गलत है भाई, क्योंकि रूपक ताल में तो 3 विभाग होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा? इसका ऑप्शन है, दोनों ही गलत हैं ये। ए और आर दोनों असत्य हैं तथा आर ए की व्याख्या नहीं है, ये आना चाहिए इसका उत्तर। अगला प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में उचित मिलान वाला प्रश्न है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि ये उचित मिलान वाला प्रश्न बच्चे बहुत ही प्यार से करते हैं, अच्छे ढंग से करते हैं, और इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको करने में आपको मज़ा भी आता है। मुझे ये विश्वास है, मुझे लगता है आपके बारे में। तो आइए मिलाते हैं इसको। रूपक ताल में पहली मात्रा पर क्या आता है? रूपक ताल में पहली मात्रा पर क्या आता है? तो रूपक ताल में पहली मात्रा पर खाली आता है। रूपक ताल में खाली चिन्ह आता है। रूपक ताल में खाली चिन्ह आता है। रूपक ताल में खाली चिन्ह आता है, कौन सी मात्रा पर आता है? पहली मात्रा पर आता है। तीसरा प्रश्न, रूपक ताल में दूसरी ताली आती है। दूसरी ताली आती है रूपक ताल में 6ठी मात्रा के ऊपर, और रूपक ताल में विभाग होते हैं 3, तो ये इसके साथ मिला देंगे इसको। तो इसका जो उत्तर है वो क्या बन जाएगा? इसका उत्तर बन जाएगा तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन है वो बनना चाहिए 4th, ये वाला। ओके, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, इस 8 नंबर का प्रश्न है, वो भी उचित मिलान का प्रश्न ही है। तो इसमें क्या है, एक ताल में कितने विभाग होते हैं? एक ताल में विभाग होते हैं 6। ये सामने वाला भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, परंतु आगे चल के देखते हैं, एक बार इसको इसके साथ मिलाते हैं। 6। चौताल में कितने विभाग होते हैं? चौताल में भी विभाग होते हैं
6 दो दो मात्राओं के, एक ताल और चौताल में दोनों में ही ताल मात्राओं की संख्या और विभागों की संख्या बराबर है, बल्कि इनकी ताली और खाली भी बराबर है। अकेले इन एक ताल और चौताल में बोलों का अंतर है। रूपक ताल में कितने विभाग होते हैं? रूपक ताल में 3 विभाग होते हैं। और एक ताल में ताली कितनी है? एक ताल में तालियाँ 4 आती हैं, 2 खाली आती हैं। तो आइए इस हिसाब से इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनना चाहिए, इसका भी 4th ही आंसर बनेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, सही कथन वाले प्रश्न। सही कथन वाले प्रश्न। अब इसमें आपने देखना है कि जो कथन दे रखा है ये सही है या गलत है। सम पर हाथ हवा में दिखाया जाता है। सम पर हाथ हवा में दिखाया जाता है, गलत है ये, क्योंकि सम पर हाथ हवा में नहीं दिखाया जाता, बल्कि सम के ऊपर ताली बजाई जाती है। अगला प्रश्न 10वां, किसी ताल में खाली के चिन्ह पर ताली 2 बार बजाई जाती है। ये भी गलत है। खाली के चिन्ह पर तो हवा हाथ में दिखाया जाता है, तो ये गलत है, ये गलत है। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 खंड 2, राग भीमपलासी का थाट। तो राग भीमपलासी का थाट का नाम क्या है? काफ़ी। और काफ़ी थाट की क्या विशेषता है कि इसके अंदर गा और नी कोमल लगते हैं, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 12, उत्तर भारतीय संगीत में किसकी स्वरलिपि पद्धति अधिक प्रचलित है? उत्तर भारतीय संगीत में किसकी स्वरलिपि अधिक प्रचलित है? तो वो स्वरलिपि है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की। उत्तर भारत में भातखंडे जी की जो स्वरलिपि है वो प्रचलित है। और आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी की जो स्वरलिपि है वो प्रचलित है। तो हमारे उत्तर भारत में विष्णु नारायण भातखंडे जी की स्वरलिपि प्रचलित है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 7। अगला प्रश्न, एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? एक ताल में मात्राएं होती हैं 12। चौताल। 15वां प्रश्न, चौताल में कितने विभाग होते हैं? चौताल में विभाग होते हैं 6 दो दो मात्राओं के। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, उत्तर भारतीय संगीत में विभाग का क्या चिन्ह है? विभाग का क्या चिन्ह है? विभागों के लिए उत्तर भारतीय स्वरलिपि पद्धति में खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? खड़ी रेखाएं। जब हम तालों की मात्राएं लिखते हैं और तालों के जब विभाग लिखते हैं तो हम ताल लिखते समय ऐसे इस प्रकार की खड़ी रेखाएं लगाते हैं बीच में। तो उत्तर भारतीय संगीत में जो विभाग है उसके लिए खड़ी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, उत्तर भारतीय संगीत में ताली का क्या चिन्ह है? ताली के लिए उत्तर भारतीय संगीत में 1 2 3 4 शब्दों अंकों का प्रयोग करते हैं, परंतु जो हमारा पहली मात्रा होती है वो सम की मात्रा होती है, तो उसके ऊपर हम कांटे का निशान लगा देते हैं, इसलिए वहाँ पर पहली ताली गिनी जाती है। और उसके बाद जिस विभाग पर भी तालियाँ आती हैं उसके लिए हम 2 3 4 5 आदि संख्याओं का प्रयोग करते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 में उत्तर भारतीय संगीत में तार सप्तक के स्वरों के क्या चिन्ह हैं? उत्तर भारतीय संगीत में तार सप्तक के स्वरों के क्या चिन्ह हैं? तो तार सप्तक के क्या निशानी होती है? स्वर के ऊपर बिंदु, स्वरों के ऊपर बिंदु, स्वरों के ऊपर बिंदु। जैसे ये सा लिख दिया हमने यहाँ पर, और अगर इसके ऊपर बिंदी लगा दी तो ये कौन सा बन गया? तार सप्तक का स्वर बन गया है। ओके। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 19। तो इसके लिए प्यारे बच्चों मैं आपको एक जो PDF फाइल है वो इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगला प्रश्न भी किशोरी अमोनकर के जीवन परिचय के बारे में वर्णन करें, इसकी भी मैं आपके साथ फाइल अटैच करने जा रहा हूँ। वो आप ध्यान से पढ़ लें, उसको याद कर लें, स्क्रीनशॉट लेके आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं। ये पंडित जसराज जी का जीवन परिचय है। इसमें आप उनके जीवन के बारे में, उनका जन्म, उनके परिवार में, उनके घराने के बारे में, आपको पता होगा कि मेवाती घराने से संबंध रखते थे वो, उनकी संगीत शिक्षा, व्यक्तित्व और गायकी, विवाह, सम्मान और पुरस्कार क्या क्या मिले उनको, उनके शिष्य, उन्होंने किन किन शिष्यों को तैयार किया, और जो उनका जो मृत्यु है वो कब हुई। तो ये आप सभी इस नोट से प्राप्त कर लेंगे। आगे चलकर मैं आपको किशोरी अमोनकर जी का जीवन परिचय है,
तो इसके बारे में भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उनकी जन्म और वो किस घराने से संबंध रखती थी, जयपुर घराने से संबंध रखती थी ये किशोरी मोनकर जी। संगीत शिक्षा के बारे में ये लिखा आपको नोट्स मिल रहे हैं। गायकी, शास्त्रीय और लोकप्रिय शैलियाँ, किशोरी मोनकर पर वृत्तचित्र, लोकप्रिय वक्ता, सम्मान और पुरस्कार, शिष्य, मृत्यु, ये उनकी जीवन की जो विशेषताएं थी। तो आप इनका यहाँ से आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, संगीत ग्रंथ नाट्यशास्त्र के विभिन्न अध्यायों के बारे में। तो इसके संबंधित भी मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आपको साथ एक PDF अटैच कर रहा हूँ, तो वो उससे आप इनके बारे में प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। संगीत जो ग्रंथ नाट्यशास्त्र है वो भरत मुनि जी ने 4वीं-5वीं शताब्दी में लिखा था, तो वो फाइल आप इसके साथ याद। ये जो संगीत ग्रंथ है हमारा नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि जी द्वारा लिखा हुआ है, उसके बारे में इस जो नोट्स में आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे। जो ये ग्रंथ था इसमें संगीत से संबंधित 6 अध्याय थे, 28 से लेकर 33 तक। तो उन सभी अध्यायों का इसमें वर्णन किया गया है। आप इसको प्रॉपर याद कर लें। आपने, मुझे विश्वास है कि आपने पहले से भी ये जो क्वेश्चन है आपके गुरुजनों द्वारा तैयार करवाया गया है, तो आपने याद कर लिया होगा। आप इस मेरे नोट्स की सहायता भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है 21वां, तानपुरे के अर्थ को परिभाषित करें। तानपुरे के बारे में आप लिखेंगे तानपुरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, ये किस प्रकार से जो गायक हैं उनके लिए सहायक नाद इनमें से उत्पन्न होती हैं, और तानपुरा किन किन स्वरों से मिलाया जाता है, जो तानपुरे की 4 तारें हैं वो कौन कौन स्वरों से मिलाई जाती हैं, उसके बारे में आप लिखेंगे प्रॉपर वे में, तो आपको इसके जो अंक मिल जाएंगे। उसके बाद है 22वां प्रश्न, राग खमाज का शास्त्रीय परिचय लिखें और राग खमाज के छोटे ख्याल को स्वरलिपिबद्ध कीजिए। और इससे अगला क्वेश्चन है चौताल का 1 गुण में 2 गुण लिखें। तो ये दोनों प्रश्न हैं जो अथवा में है, इनमें से एक करना होता है, परंतु मैं आपको दोनों के नोट्स ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप ये इन नोट्स की सहायता से इन दोनों प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। ये राग खमाज का परिचय है। राग खमाज थाट से उत्पन्न राग है। इसकी जाति षाडव संपूर्ण है। वर्जित स्वर आरोह में रे, अवरोह में स्वर जो इसमें वर्जित है वो आरोह में रे स्वर नहीं लगता, क्योंकि इसकी जाति षाडव संपूर्ण है। स्वर इसमें प्रयोग होंगे अवरोह में कोमलनी, बाकी जो शेष हैं स्वर वो शुद्ध स्वर प्रयोग होंगे। वादी स्वर गंधार, समाधि स्वर निषाद, गायन समय रात्रि का दूसरा पहर, न्यास के स्वर सा गा पानी, प्रकृति इस राग की चंचल है और संप्राकृतिक राग इस राग का तिलंग है। तो इस ये आरोह अवरोह आप यहाँ से जिस प्रकार से आपने अभ्यास किया होगा वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आपके गुरुजनों ने आपको सिखाया होगा राग खमाज, उसकी बंदिश, ये बंदिश भी है इसके साथ, नमन करूँ मैं सतगुरु चरना, और इस बंदिश की नोटेशन भी है। अगर आप नोटेशन भी लेना चाहें तो यहाँ से आप ले सकते हैं आलाप और तानों के साथ। तो ये आपका जो है राग खमाज का जो पूरा प्रश्न स्वरलिपि के साथ तैयार हो चुका है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 4 ताल या चौताल। 4 ताल या चौताल एक ही ताल है, इसके 2 नाम, ये 2 नामों से जानी जाती है। इसमें जो मात्राएं हैं वो 12 मात्राएं हैं, विभाग 2-2 मात्राओं के 6 विभाग हैं। सम इसके पहली मात्रा पर है, ताली पहली, 5वीं, 9वीं और 11वीं मात्रा पर, और खाली तीसरी और 7वीं मात्रा पर। आपको पता ही होगा कि एक ताल और चौताल दोनों तालों के जो मात्राएं हैं, जो विभाग हैं, जो ताली और खाली जो मात्राएं हैं उनके जो चिन्ह हैं वो सेम हैं अकेले। जो एक ताल है वो तबले की ताल है, और जो चौताल है वो 4 ताल, जो चौताल और 4 ताल है वो पखावज की ताल है। तो ये अंतर के रूप में भी आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न कि एक ताल और 4 ताल में आप अंतर बताएं, तो उसके संबंध में भी आप लिख सकते हैं। अकेले इनके बोल विभिन्न हैं, और ये जो एक ताल है वो तबले की ताल है, और जो 4 ताल है वो पखावज की ताल है। परिचय में भी दे रखा है, देखिए 4 ताल जो 4 ताल है, 4 ताल चौताल या 4 ताल पखावज पर बजने वाली बंद वाली खुले बोलों की ताल है। यह कुल 12 मात्राओं की ताल है। इस ताल में 2-2 मात्राओं के कुल 6 विभाग हैं। इसकी पहली, 5वीं, 9वीं और 11वीं पर ताली तथा तीसरी व 7वीं पर खाली आती है। 4 ताल एक ताल से मिलती जुलती ताल है। यह गंभीर प्रकृति की ताल है। इस ताल का प्रयोग शास्त्रीय संगीत की गायन शैली ध्रुपद के साथ किया जाता है, और ये इसको आप 1 गुण और 2 गुण में आप यहाँ पर
इस प्रकार से आप चौताल का जो डिस्क्रिप्शन है, एक गुण और दुगुण, उसके बारे में लिख सकते हैं आप। देखिए मात्राएं 12 हैं। ताल चिन्ह इसमें जो विभाग बना रखे हैं, दो मात्राओं के 6 विभाग हैं। ताल चिन्ह है पहली पर सम का निशान है क्रॉस का, दूसरी ताली 5वीं मात्रा पर है, तीसरी 9वीं मात्रा पर और चौथी 11वीं मात्रा पर है, और जो खाली तीसरी और 7वीं मात्रा पर है। तो ये जो बोल हैं इसके, ये आप एक गुण और दुगुण लिख के जाएंगे पेपर में। एक गुण में इसके बोलों को ऐसे बोला जाएगा, हो सकता है आप बोलने की सहायता से याद भी कर लें। धा धा दिन ता किट, धा दिन ता तिट कत गदि गन। दुगन के अंदर इसमें हम बोलेंगे धा धा दिन ता किट, धा दिन ता तिट कत गदि गन, धा धा दिन ता किट, धा दिन ता तिट कत गदि गन। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ये जो पेपर कोड बी है वो आज कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे ये पूरा यकीन, विश्वास और भरोसा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो आगामी परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा, उसमें आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त लेंगे और अच्छे से आपकी जो वार्षिक परीक्षा है उसका जो बढ़िया सही ढंग से और प्रॉपर वे में आप लिख के आएंगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अति धन्यवाद। थैंक यू।